औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ सरदार तनज़ीर अहमद। हम कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MDS 202, जिसमें हम पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 17 की। अगर बात करें तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वही कंटिन्यू है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि अगर एक फंक्शन आपके पास 1 1 है, दूसरा भी 1 1 है, तो वो उनकी कंपोजिशन भी 1 1 हो सकती है। और इंजेक्टिव पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ऑन टू पढ़ेंगे, इन टू पढ़ेंगे। ये सारा हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 18 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को लाजमी प्रेस करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे और कंप्लीट सीरीज़ भी यहाँ से आपको मिलेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। कंपोज करने का, किसी भी फंक्शन को किसी फंक्शन के अंदर कंपोज करना है। अभी कंपोज तो कर लिया 17 में। अभी हम ये पढ़ेंगे कि अगर f और g जो आपके पास 1 to 1 है तो इनकी कंपोजिशन भी 1 to 1 होगी। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरम है, इफ f and g are two 1 to 1 functions then their composition g of f is 1 to 1। प्रूफ है, डिफाइन कर लिया। एक फंक्शन है आपके पास f, वो x से y मैप हो रहा है। आपके पास एक फंक्शन g है जो कि उसकी मैपिंग है y से z, आर बोथ 1 to 1, क्योंकि गिवन उसने बताया हुआ है कि ये दोनों 1 to 1 है। अब क्या करना है, सपोज दैट सबसे पहले आपने यहाँ पे करना है इनकी कंपोजिशन को 1 to 1 शो करना है। तो याद रखिएगा 1 to 1 के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। हमने फंक्शन इक्वल लेने हैं और उनके इमेज भी इक्वल आ जाएं तो हम कह देंगे कि ये 1 to 1 है। यू अंडरस्टैंड? चले देखते हैं ये वाला। बेसिकली सब समझाते हैं, हम आपको हज़म करवाने आते हैं, तो समझाने में और हज़म करवाने में बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए हमें फोकस के साथ और ध्यान से सुना करें और दुआओं में भी ज़्यादा से ज़्यादा याद रखा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने 1 to 1 किसी फंक्शन को शो करना होता है तो सबसे पहले आपने फंक्शन इक्वल लेने हैं और फंक्शन इक्वल लेके इनके जो इमेज हैं x1 और x2 ये इक्वल आपने शो कर देने, तो आपके पास कोई भी फंक्शन है वो 1 to 1 हो जाता है। समझ लगी बात की? तो इसी तरह ही कंपोजिशन की बात हो रही थी। कौन सी कंपोजिशन है आपके पास? ये वाली। तो यहाँ पे x लगा दो, तो x लगाओगे, यहाँ पे x1 और x2 है, तो आपने वेरिएट करवाना है, सपोज कर लेना है। सपोज डैट x1 x2 बिलोंग टू x से, सच डैट कंपोजिशन आ जाएगी आपके पास फंक्शन की, यहाँ पे x1 लगा देना है। कंपोजिशन आ जाएगी आपके पास, फिर वही यहाँ पे x2 लगा देना है। कंपोजिशन f की जगह पे है, बाकी x1 और x2 वैसे एज इट इज आ गए। ओके, अब क्या करना है, बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन आपने ये ख़त्म करके टूल को, ठीक है ना, यहाँ पे स्टेरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये आपने ओ को ख़त्म करके ब्रैकेट लगा देनी है। क्या लगा देनी है? ब्रैकेट। अब ये देखो ज़रा, ये आपके पास f की जगह पे आ गया और ये सारा x1 की जगह पे है और ये f की जगह पे है, तो बन गया f of x1। और ये f की जगह पे है और ये सारा x2, ठीक है, तो बन गया ना f of x1 is equal to f of x2। since g is 1 to 1 so f of x1 is equal to f of x2। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी ना बात की? तो ये चीज़ बन गई ना, ये आपके पास आ गई। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसके बाद अगर हम फंक्शन इक्वल ले सकते हैं तो ध्यान याद रखिएगा उनके इमेज भी इक्वल आ जाएंगे। कोई भी फंक्शन है अगर वो सेम इमेज रखता है तो वो 1 to 1 होता है। यू अंडरस्टैंड? वो क्या होता है? 1 to 1। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं हमारे लेक्चर्स बड़े लंबे होते हैं। अगर हमारे लेक्चर्स लंबे होते हैं तो याद रखिएगा PDF की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू अंडरस्टैंड? अगर आप हमारा लेक्चर ले रहे हैं और रजिस्टर पे नोट किए जा रहे हैं साथ साथ, यकीन करें इतने अच्छे नोट्स बनते हैं, PDF से भी अच्छा समझाते हैं। PDF में तो वहाँ पे डायरेक्ट लिखा होता है ना, उसके अंदर से हम चीज़ें निकाल के बताते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है। PDF की नीड नहीं रहती, यह याद रखिएगा, ठीक है? देखो ज़रा, सिंस f इज़ 1 to 1 या 1 1, तो देखो f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ये दोनों इक्वल पड़े हुए हैं। लेकिन गिवन में उसने क्या कहा था कि f और g दोनों 1 1 है। अगर ये 1 1 है,
अगर ये 1 1 है तो इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए फिर, तो ये लिखना पड़ेगा फिर। ये लो, सिंस f इज 1 1 सो x1 इक्वल टू x2। अगर ये इमेज सेम आ गए, हम कह सकते हैं कि अब ये सारा f की जगह पे यूज़ किया गया, ये वैसे ही आ गया x2 इज इक्वल टू, ये सारा f की जगह पे यूज़ किया गया, ये आ गया f ऑफ x1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नाउ ये वाली चीज़ जो है ना इस इमेज के साथ है, ये 1 1 है, ये क्या है 1 to 1 है। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात कि इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो, लिख लो, नोट लिख लो कि आपके पास अगर दो फंक्शन 1 to 1 है तो उनकी कंपोजिशन भी 1 to 1 होती है। ओके, ये नोट लिख लो, ये पेपर में पूछेगा आपसे। क्लियर है? अब बात याद रखिएगा, कंपोजिशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो कंपोजिशन आप ऐसे भी कह सकते हो, इसी कंपोजिशन को आप ऐसे भी कह सकते हो। तो ये दोनों सूरतों में ही 1 to 1 होगी। ये लो, नोट कर लें। ठीक है, ये वाली कंपोजिशन आपने खुद करनी है, ये वाली। ओके, ये अच्छे से करिएगा, ध्यान से करिएगा, फिर इंशाल्लाह आगे मैं आगे वाला थ्योरम करवाता हूँ। ठीक है, तो नोट कर लें, ध्यान से नोट कर लें और ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये नोट करें लाजमी, और ये थ्योरम को अच्छे से समझ लें क्योंकि ये पेपर में भी आ सकता है लॉन्ग। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको वो कह लेता है कि आपके पास f और g जो है ना वो ऑन टू हैं, तो इनकी कंपोजिशन भी ऑन टू है, तो वो किस तरह प्रूव करना है, वो आपने थोड़ा सा देसी तरीका मेरा खुद का वो ज़रा आपने माइंड में रखना और उससे ही हमें प्रूव कर लेंगे। ठीक है ना? देखो ज़रा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक मैपिंग है f, ये मैं रफ समझा रहा हूँ। ठीक है ना? वो मेरे पास एक फंक्शन है f जो कि मैप करवा रहा है x y के ऊपर। तो याद रखिएगा, इसका जो इमेज होगा ना वो होगा f ऑफ x इज इक्वल टू y के इक्वल होगा, ये स्मॉल x होगा। ठीक है ना? इमेज है ना, इमेज की बात हो रही है। इसी तरह अगर मैं g की बात करूं तो g y से अगर z की तरफ है ना मैप हो रहा है, तो याद रखिएगा g ऑफ y इज इक्वल टू स्मॉल z। यू अंडरस्टैंड ना? हमने ये प्रूव करना है कि अगर आपके पास इस तरह इमेज आ जाए तो वो इस तरह लिखा जा सकता है, अगर इस तरह का इमेज आ जाए तो इस तरह लिखा जा सकता है। अगर इस तरह का आपको कंपोज फंक्शन दिया जाता है, कंपोजिशन फंक्शन, तो वो होता है g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू z। ये प्रूव करना है बस, यकीन करें, इसमें कोई रटा नहीं लगाने वाली बात। तो जो मैंने ट्रिक्स बताए हैं ना वो आपने माइंड में रखना है, कंसेप्ट माइंड में रखने हैं कि सबसे पहले f ऑफ x इक्वल टू y होगा, g ऑफ y इज इक्वल टू z होगा, और कंपोजिशन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू z होगा। समझ लगी ना बात कि ये हमने प्रूव करना है। बस स्टेटमेंट समझा लेता हूँ मैं ज़रा। एक फंक्शन है f, एक है g, जो कि दोनों ऑन टू हैं, जैसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट थी वैसी है सेम। आपने इस मैपिंग को ऑन टू शो करना है। समझ लगी बात की? ये है स्टेटमेंट, सिंपल सी स्टेटमेंट, बिल्कुल सादा सी स्टेटमेंट है, रटा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। करवाता हूँ मैं आगे से प्रूव। जी प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मैपिंग है आपके पास बेसिकली x से y की तरफ जिसका फंक्शन है f, और इसी तरह ही आपके पास एक मैपिंग है y से z की तरफ जिसका फंक्शन है g। ठीक है ना? तो यहाँ से आपने माइंड में रखना है कि f ऑफ x स्मॉल f ऑफ x स्मॉल इज इक्वल टू y, g ऑफ स्मॉल y इज इक्वल टू स्मॉल z। ठीक है ना? तो वी हैव टू शो दैट कंपोजिशन फंक्शन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू स्मॉल z इज ऑन टू। ठीक है ना? ये हमने प्रूव करना है। लेट कर लो एक z जो है ना मैंने एलिमेंट लिया z से, ठीक है ना, मतलब z सेट से लिया मैंने स्मॉल z, और सिंस अगर ये मैंने लिया तो ये मैपिंग है, ये मैपिंग मैं इस तरह मैप करवा दूंगा और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा ये देखो ज़रा ध्यान से देखिएगा। कहता है सो फार अगर ये इसे बिलोंग करता है देयर एग्जिस्ट y बिलोंग टू y सच डैट हम कह सकते हैं g ऑफ y इज इक्वल टू z। ठीक है, वही चीज़ आ गई ना ये वाली, जिसे ये समझ लगी ये बॉक्स की, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। अब देखो इसी तरह ही वो कह रहा है एंड सिमिलरली अगर आपके पास ये मैपिंग है तो f ऑफ x इक्वल टू y आ जाएगा। ठीक हो गया? समझ आ रही बात की? और y बिलोंग टू y करता है और x बिलोंग टू कैपिटल X करता है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आगे हम
कंपोजिशन चेक कर लेते हैं, बस हो गया। अब हम इसकी कंपोजिशन ले लेते हैं। कंपोजिशन हम चेक करते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक्स से। देखो ज़रा यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं, एक्स लगा देता हूँ, ठीक है। और देन मैं करता हूँ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कर देता हूँ, ठीक है। और आगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देख लो कितनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई वाई। तो ये फंक्शन मेरे के पास क्या बन गया, जी ऑफ वाई। जी ऑफ वाई की वैल्यू देख लो स्मॉल जी है। तो ये देख लो मैंने क्या कहा था कि ये कंपोजिशन एक्स के साथ जी का छोटा एलिमेंट आना चाहिए, तो ये आ गया। सो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो कंपोजिशन है ना ये वाली, ठीक है, एक्स से जी इज ऑन टू, ओके। समझ लगी बात की। अब इससे ऑब्जेक्टिव एक निकली है कि अगर आपके पास दो फंक्शन ऑन टू हैं तो उनकी कंपोजिशन क्या होगी, वो भी ऑन टू होगी। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो सिंपल सा ये कंसेप्ट था, आई होप आपको समझ लगी होगी। और इसे अच्छे से करिएगा, रट्टा ना लगाइएगा, जिस तरह मैंने करवाया वैसे करिएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपके पास ऐसे आ जाता है तो उसे हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर आपके पास ऐसे आ जाता है तो उसे हम कहेंगे जी ऑफ वाई इज इक्वल टू स्मॉल जी, ओके। तो ये मैपिंग आपने याद रखनी है, ओके। तो इस तरह यहाँ से देख के आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या निकलेगा। क्लियर है? तो आई होप आप अच्छे से कर सकते हो। आगे मैं करवाता हूँ आपको। आपके पास थ्योरम है, इसे आपने प्रूव करना है कि आपके पास अगर थ्री फंक्शंस आ जाते हैं तो वो आपस में एसोसिएट होते हैं। क्या होते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उनके ऊपर होल्ड करती है, ठीक है। चलें सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। आपके पास अगर बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है आपके पास क्या होती है, ए बाहर है बी सी, ठीक है। तो थ्री एलिमेंट्स आपने यहाँ पे लेने हैं। तो देखो आपने क्या करना है, ए और बी को मिला देना और सी बाहर निकाल देना है, और ये होती है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आपने इसी तरह ही आपने प्रूव करना है कि हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन को कंपोज करके अगर हम लेफ्ट राइट से निकाल देते हैं तो आंसर फिर भी सेम आएगा, ओके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें ज़रा, आपके पास फंक्शन है उसकी मैपिंग है डब्ल्यू से एक्स, दूसरा फंक्शन जी है उसकी मैपिंग है एक्स से वाई, और तीसरा फंक्शन है एच उसकी मैपिंग है वाई से जी। तो ए बी सी थ्री एलिमेंट्स, तीन फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस। देन आपने ये प्रूव करना है कि ये आपस में एसोसिएटिव होती है। और याद रखिएगा कंपोजिशन जो है ना वो एसोसिएटिव होती है, ओके। किसकी? यहाँ पे देखो ज़रा, अगर यहाँ पे टू फंक्शंस ले लेते हैं ना तो वो कम्यूटेटिव होती है। तो कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करती प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। पीछे हमने पढ़ा है कि कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी आपके पास कंपोजिशन में, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, याद रखिएगा, ठीक है। मिक्स नहीं करना ये। तो आपने क्या करना है, एसोसिएट करवाना है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, यहाँ पे मैंने एक्स लगा दिया और ये मैं ख़त्म करके यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा, और फिर बाद में मैं ये ख़त्म करके यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा और एच बाहर आ जाएगा, इसका नाम मैं 1 कह दूंगा। इसी तरह ही मैं राइट हैंड साइड टेक करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा और क्या करूँगा, ये देखो पहले एक्स लगाया मैंने, फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी ये ख़त्म करके, ठीक हो गया। और बाद में मैं क्या करूँगा, देखो ये भी ख़त्म करके यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक हो गया। तो देखो नोट करो दोनों के आंसर सेम आए हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ओके। तो याद रखिएगा कंपोजिशन एसोसिएटिव होती है, ना कि कम्यूटेटिव जो होल्ड प्रॉपर्टी नहीं करती फंक्शन की कंपोजिशन के अंदर, ओके। कंपोजिशन का इन्वर्स जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, ये हमने प्रूव करना है ये थ्योरम में, ये एक्सरसाइज में। सबसे पहले देखें ज़रा, एक रिजल्ट है वो छोटा सा याद रखिएगा। ए बी को अगर मल्टीप्लाई करते थे ना हम मैट्रिक्स में तो उसका आंसर आता था आपके पास बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। समझ आगे बात की। तो कंपोजिशन में भी यह चीज़ होल्ड करती है कि अगर आपकी कंपोजिशन है एफ और जी के दरमियान, तो अगर इसका इन्वर्स आप निकालना चाहोगे ना तो ये निकलेगा, इनकी भी पोजीशन आगे पीछे हो जाती है। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है ना। देखो ज़रा, सबसे पहले सपोज कर लें एक फंक्शन है जिसकी मैपिंग है एक्स से वाई, और दूसरा फंक्शन है जी जिसकी मैपिंग है वाई से जी। आर 1 to 1 भी हैं और ये ऑन टू भी हैं, ठीक हो गया ना। 1 to 1 भी हैं और ये ऑन टू भी हैं, और ये जो कंडीशन है ना ये प्रूव करनी है। और ये कंडीशन तब भी होल्ड करती है जब फंक्शन आपका 1 to 1 होता है और ऑन टू होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना, हमने
प्रूव करना है कि आया कि जब इनका इन्वर्स ओपन करते हैं तो वो चीज़ होल्ड करती है, ठीक है ना, वैसे हो जाता है। तो सबसे पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा इसकी जो आइडेंटिटी होगी ना, इसकी आइडेंटिटी फंक्शन होगा वो होगा आपका आई वाई, और इसका जो आइडेंटिटी फंक्शन होगा ना वो होगा आई एक्स। अब इसके एफ को एफ के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कंपोजिशन की बात हो रही है, मल्टीप्लाई नहीं करना, कंपोजिशन लेनी है। तो कंपोजिशन लोगे तो आई एक्स आएगा, कंपोजिशन लोगे जी का जी के साथ इन्वर्स, ठीक है ना, तो वो क्या आएगा, आई वाई आएगा। समझ लगी ना बात की। तो ये हमने पीछे भी इसका जिक्र किया हुआ है, पढ़ा हुआ है कि अगर इसे हम एक्स भी कह सकते हैं, एक्स भी आ सकता है और ये वाई भी आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन मेंशन करना पड़ेगा एक्स और वाई आपकी आइडेंटिटी है। तो लेकिन यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि ये आइडेंटिटी एक्स है और ये आइडेंटिटी वाई के लिए है। समझ लगी ना, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे। क्या करेंगे कंसिडर, अभी मैं आगे बताऊँगा, क्योंकि थोड़ा डिटेल के साथ ये आपको करवाना है, तो तेज़ नहीं करवाना, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आराम से स्लो करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह का कंसिडर कर लेंगे कि आपके पास मल्टीप्लाई करें ना प्री और पोस्ट, तो आपके पास आइडेंटिटी आए। क्या है आइडेंटिटी, तो देखो ज़रा, सबसे पहले क्या करना आपने, ये मैंने इतना पोर्शन उठा लिया, कंसिडर कर लिया, और इसके इन्वर्स के बगैर क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि इसका कंपोजिशन ले लिया, ठीक है। तो इसकी कंपोजिशन इसके साथ लेंगे, जब इसके साथ कंपोजिशन लेंगे मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, इन दोनों को मिला दिया मैं। देखो ज़रा मिलाना चाहता हूँ तो कैसे मिलाऊंगा, ये एज इट इज़ वैसे ही इतना ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक हो गया, और जी को अंदर लेके चला जाऊंगा, ओके हो गया। ऐसे ही किया मैंने, देख लो। अब क्या करूँगा, इन दोनों के दरमियान क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे कंपोजिशन का साइन है, तो मैं इनको दोनों को कंपोज कर दूंगा। अब देखो जी का इन्वर्स और जी के साथ अपने ही फंक्शन के साथ कंपोज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई की आइडेंटिटी, यहाँ देखो ज़रा, आई वाई आ जाएगा आपके पास, ओके, आई वाई आ गया। अब आइडेंटिटी किसी भी फंक्शन के साथ कंपोज होती है या मल्टीप्लाई होती है तो या ऐड होती है, तो देन याद रखिएगा वो यहाँ पे आपका जो आइडेंटिटी फंक्शन है ना, समझ लो कि 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा, ये एफ वैसे ही साथ आ जाएगा। अब देखो इन दोनों की आइडेंटिटी क्या आएगी, आई एक्स आएगी, क्योंकि दोनों फंक्शन हैं एफ के हैं। समझ लगी ना, जो मैंने शुरू में बताया था, ये और ये देखो ज़रा, ये इसकी, ओके, इसका नाम आपने 1 कह देना है। क्या कह देना है, 1। फिर हम क्या करेंगे, अब एक और साइड चेंज करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसे अब क्या किया था, यहाँ पे इनकी दोनों की जगह शफल कर देंगे, तो चेक करेंगे कि आया कि आपके पास फिर भी यही आइडेंटिटी आएगी है। तो अगर यही आइडेंटिटी आएगी तो देन हम कहेंगे कि आपके पास जो है ना, मतलब कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो याद रखिएगा, एक रिजल्ट ऐसा आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये भी आई देता है, इन्वर्स पहले लिख लें फिर भी आई है, तो 1, ये 1 और ये 2, तो आई इज इक्वल टू आई, ऐसे हम कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। इसी तरह ही आपने शफलिंग कर देनी है, अब आगे पीछे करके लिख देने हैं, काम वही करना है आपने। देखो ज़रा, सबसे पहले आप जी को जी के साथ मिलाया था ना, जी को जी के इन्वर्स के साथ, अब एफ़ को एफ़ के इन्वर्स के साथ मिला देना है, एफ़ और एफ़ के इन्वर्स के साथ, ठीक है ना। तो मिलाने के लिए क्या किया, ब्रैकेट लगा दी, ये बाहर निकाल दिया और ये इसके गिर्द दोनों के साथ साथ कर दिए। अब ये बाहर निकाल देना है, जैसे ये निकाला बाहर, ठीक है, तो ये दोनों इकट्ठे हो गए। अब इसकी आइडेंटिटी क्या आएगी, आई एक्स आएगी। आई एक्स मतलब यहाँ पे कंपोज होगा इन्वर्स के साथ फंक्शन, वैसे ही फंक्शन ही रहेगा। अब इन दोनों को करेंगे तो आई वाई आ गया, इसका नाम आ गया 2, ठीक है। तो आइडेंटिटी ही है, लेकिन ये छोटा सा एक्स और वाई लिखने का ये मकसद होता है, ये एक्स वाली जो आइडेंटिटी है, मतलब कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये एफ इन्वर्स के लिए, और जो जी इन्वर्स की है वो वाई के लिए। आपके हैंडआउट्स के ऊपर जी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वाई इन्वर्स के लिए जो आइडेंटिटी लेनी है ना, वो लेनी है आई वाई, आई जी नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, वो गलत है, रॉन्ग है। तो 2 कर दिया, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों आपने इक्वल कर देने, क्लियर है ना। तो अब है रियल वैल्यू फंक्शंस। अगर आपकी मैपिंग ऐसी है कि आर से आर, उसे कहते हैं रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है ना। तो इस कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन इसे कह दिया। आप देखो ज़रा एग्जाम्पल्स हैं, ये पेपर में आ चुकी हैं, याद रखिएगा कि ऐसी कौन सी मैपिंग है जो पॉजिटिव रियल नंबर लिए जाते हैं और बाद में कोई भी रियल नंबर आ जाते हैं उसके आंसर, ठीक है ना। तो वो होती है आपके पास लॉग एक्स, क्योंकि लॉग जो होता है ना, याद रखिएगा नेगेटिव नंबर पे डिफाइंड नहीं हो सकता, ओके। तो
ये आपके पास पॉजिटिव इसकी डोमेन होती है, और रेंज जो है ना वो आपके पास 0 यहाँ 0 से बड़े ही आते हैं। ओके, ये याद रखिएगा। क्लियर है? तो देन अब देखो ज़रा नीचे वाला दूसरा फंक्शन है, वो आपके पास रियल वैल्यू फंक्शन है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स है। तो यहाँ पे रियल ही आएगा, योटा नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है ना। कम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, सिर्फ रियल नंबर ही आपके पास आंसर आएंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन के एग्जाम्पल से, ठीक है ना। ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, इसमें सम भी आएगा, डिफरेंस और डिवीजन भी आएगी, जिसे हम कोशेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है अभी स्टार्ट होने वाला है ना, तो ये टॉपिक मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव तो 2-3 ऑब्जेक्टिव तो पक्की होती हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको करवाऊंगा सम वाला, डिफरेंस वाला आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। देखो ज़रा, सम ऑफ फंक्शंस f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू, दोनों के साथ x लगा के आपने अलग अलग कर देना है, ठीक है। देन इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 है। तो देन फाइंड, आपने इसका सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। तो आपने क्या करना है, देखो f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, आपने इंप्लीमेंट करवा देना है इस थ्योरम का, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज करोगे, f ऑफ x जगह पे उसकी वैल्यू लगा दोगे और g ऑफ x जगह पे उसकी वैल्यू लगा दोगे। तो फाइनल आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। 1 को 2 के साथ प्लस कर दिया और ये और एज इट इज आ गए। अब डिफरेंस ऑफ फंक्शन वो आपने खुद करना है, ठीक है। तो वो खुद कर सकते हैं आप। अब बाद में करवाता हूँ मैं, कंपोजिशन भी थोड़ी सी हम कर लेंगे रिवीजन के तौर पे, और क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। तो ज़रा अच्छे से करिएगा, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला। तो क्लियर है ना, ध्यान से करिएगा। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन, फंक्शंस की ज़रब, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ वेरिएबल x है, तो आप इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं x के साथ, ओके, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। ये डॉट जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, ठीक है ना, ये भी ओके। एग्जाम्पल है, लेट f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2, देन फाइंड, ये करो, ओके। तो वही आपने क्या करना है, थ्योरम एप्लीकेशन लगा देनी है, यहाँ पे डॉट लगा के अलग अलग कर देना है x के साथ, पुटिंग वैल्यूज़ कर देनी है और इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। x का क्यूब आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस x आ जाएगा और 2 1s are 2 आ जाएगा। अभी हम बात करें कोशेंट ऑफ फंक्शंस। कोशेंट ऑफ फंक्शन जो है वो आपके पास क्या होगा, डिवीजन में आ जाएगा, जी साथ x है, दोनों का अलग अलग करके x के साथ आप लिख दोगे। और एक चीज़ मेंशन करोगे आप कि बटा कभी भी 0 नहीं होगा। ये पेपर में पूछा जा चुका है। पेपर में कैसे लिखा था, g ऑफ x ग्रेटर दैन 0, g ऑफ x लेस दैन 0, लेस दैन इक्वल टू 0, और ये स्पेशल केस बना था g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, और ये भी g ऑफ x इज इक्वल टू 0। ना तो ये होल्ड करेगा, ना ये होल्ड करेगा, और ना ये होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये होल्ड करेगा कि बटा कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। ये वाला लेक्चर जो है ना आपका 18, ये लास्ट लेक्चर है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, या कह लो टॉपिक आपका फंक्शंस का। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इंशाल्लाह न्यू स्टार्ट होगा सीक्वेंट एंड सीरीज़ का, ठीक है, वो हम करेंगे। फिर बाद में प्रोबेबिलिटी आएगी। मतलब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ना, तो टफ तो बनता जाएगा, लेकिन मज़े वाली चीज़ बनती जाएगी अगर आप हमारे पास पढ़ेंगे तो अगर आप हमारे लेक्चर सुनेंगे तो। नहीं तो 20 होंगे, 22 होंगे, 21 होंगे किसी के लेक्चर्स, आगे जब टफ काम स्टार्ट होगा ना प्रोबेबिलिटी का, स्टैट का, तो वो आप अल्लाह हाफिज़ माज़रत कर जाएंगे तो लेकिन हम नहीं ऐसे करने वाले, ठीक है ना। मैंने अपने पास से एग्जांपल सेट किया, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2। देन आप क्या करोगे, इनका क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे। आपने क्या करना है, वही एप्लीकेशन लगा देनी है, आपने अलग अलग इनका फंक्शन ऊपर नीचे कर लेना है, पुटिंग वैल्यूज़ कर देनी है, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 कर देना है, ठीक है ना, वैल्यू पुटिंग करके। और ऊपर फॉर्मूला लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस का फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस कर देंगे एक दफ़ा माइनस कर देंगे, लेकिन नीचे से फैक्टर सेम हो गए, कट गए, और x माइनस 2 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल थी क्वेश्चन की।
आपके हैंडआउट्स के ऊपर दी नहीं थी, मैंने अपने पास से सेट करके आपको समझा दी, अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, आगे हम पढ़ते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि किसी भी फंक्शन को स्केलर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसकी बात करते हैं। उससे पहले कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप मुझे दुआ में याद रखते हैं, तो मेरे टीचर्स, मेरे जो सर हैं, मेरे उस्ताद हैं, उनको भी दुआ में याद रखा करें, मतलब आपके जो दादा उस्ताद हैं। तो मैं आज उनके नेम भी लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे फ़ख्र होता है जब मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। नंबर 1 अशरफ साकी साहब, सर शरीफ साहब और आफर रज़ा रहमान साहब, सर अफजल सरदार साहब, सलीमुल्लाह साकिब साहब, फैसल रमज़ान साहब और काशफ रज़ा जोया साहब और गुलाम मुस्तफ़ा साहब, GMD साहब। ये जो मेरे टीचर्स हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो उनको भी दुआ में याद रखा करें। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास स्केलर, C फॉर स्केलर एनी कांस्टेंट, ठीक है, वो मल्टीप्लाई जब होता है फंक्शन के साथ तो वो बाहर आ जाएगा और f ऑफ x वैसे ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो एग्जांपल है मेरे पास f ऑफ x x² + 1, g ऑफ x x + 2 और फाइंड आउट हमने ये करना है कि f ऑफ x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और g को 2 के साथ। तो देखो ज़रा क्या करना है, सिंपल वही काम, कांस्टेंट वैसे आ जाएगा और f ऑफ x और कांस्टेंट वैसे आ जाएगा g ऑफ x। पुटिंग वैल्यूज़ कर देनी है, तो f ऑफ x की वैल्यू x² + 1 है और g की वैल्यू जो है ना x + 2 है और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x² + 3 1s are 3 -2x -4 आ जाएगा। और देन आप क्या करोगे, 3x² - 2x कर दोगे और 3 - 4 करोगे -1 आएगा। ये आपकी हो गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन एनी फंक्शंस। ओके, क्लियर है। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। मेरे पास एक्सरसाइज है, उसमें हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कि रियल मैपिंग रखता है, दूसरा फंक्शन भी रियल मैपिंग रखता है और दोनों 1 to 1 हैं, तो उनकी जो एडिशन है, क्या सम उनका वो भी 1 to 1 होगा, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखो ज़रा सिंपल से फंक्शन डिफाइन किए हैं, क्रिएट किए हैं, ठीक है ना, आपके हैंडआउट्स के ऊपर उसने, तो उसी को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, हमें ज़रा एफिशिएंसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो ज़रा सबसे पहले डिफाइन किया f ऑफ x = x और g ऑफ x = -x, अपने पास से किया, ठीक है ना उसने। आप याद रख लेगा, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ऐसे कर लेना सिंपल सा। देन आपने क्या करना है, वही एप्लीकेशन लगानी है इनको अलग अलग करने वाली। तो जहाँ पे f ऑफ x है वहाँ पे आपको f ऑफ x जगह पे x लगा देना और g ऑफ x जगह पे -x लगा देना। कट करेंगे 0 आएगा, तो इसका नाम आप क्या देना, ठीक है वैसे छोड़ देना। ये चेक करना है अब एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। तो 1 मिनट, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कोई भी फंक्शन 1 to 1 कब होता है, जब वो फंक्शन और उनका इमेज वो दोनों सेम हो। तो इमेज सेम होंगे तो फंक्शन भी इक्वल होंगे, तो याद रखिएगा वो 1 to 1 होता है। कैसे, देखो ये कब इक्वल होंगे, जब इनके इमेज सेम होंगे, f इज़ 1 to 1। ओके हो गया। तो ये चीज़ हमने मद्देनजर रखनी है कि आया कि यहाँ पे जो x है, आगे हम जो पुट कर रहे हैं जो उसका आंस आएगा, और याद रखिएगा कि फंक्शन का आंस और जो इमेज है वो दोनों सेम होने चाहिए। कैसे होंगे, किस तरह होंगे, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे, टेंशन नॉट। एग्जाम्पल हम इसके ऊपर एक करके देख लेते हैं। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो ये जो फंक्शन है इनके आंस जो है ना वो इक्वल आ सकते हैं। जैसे देखें, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, f ऑफ मेरे पास 2 है तो उसका आंस आ गया मेरे पास 3, और f ऑफ मेरे पास 10 है तो इसका आंस भी आ गया 3। तो ठीक है, इमेज तो हो गए सेम, लेकिन फंक्शन सेम नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है। तो अगर ऐसे भी हो सकता है, f ऑफ अगर आ गया 3 और इक्वल टू आ गया 10, f ऑफ 3 और इक्वल टू आ गया क्या मेरे पास 2, तो ये सेम नहीं है, अब ये सेम है, ठीक है ना, ये सेम है, ये अब सेम नहीं है, तो ये दूसरे के लिए नहीं होगा। अब ऊपर वाले की अगर हम बात करें तो ये सेम नहीं है, ये अगर सेम है तो हम क्या करें, दोनों सेम होने चाहिए, फिर हम आगे बात चला सकते हैं, नहीं तो नहीं चलाएंगे। ठीक है ना, हम कहेंगे ये 1 1 नहीं है, चेक करते हैं। इसी तरह ही मैं पूरी एप्लीकेशन लिखता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ x जगह पे 1, यहाँ पे 1 लग गया, f ऑफ 1 g ऑफ 1। f ऑफ 1 का मतलब है कि यहाँ पे जहाँ पे f की वैल्यू है ना, किधर दी हुई है f की वैल्यू, ये वाली, यहाँ पे 1 लग जाएगा 1 और ये -1 आ जाएगा, कट जाएगा तो 0 आएगा आंसर। इसका नाम आपने 1 क्या देना। इसी तरह ही आप 2 पुट करके देखो, क्या पुट करके देखो 2, तो 2 लगा के देखो 2
और +2 -2 ये 0 आ गया। अब देखो आंसर सेम आ गए हैं, लेकिन आपने जो नंबर पुट किए हैं वो 2 और 1 पुट किया है, तो ये तो बात गलत है। मतलब यहाँ पे देखो पहले आपने 1 लगा दिया, फिर लगा दिया 2, तो आंसर दोनों फंक्शन के सेम आ गए, लेकिन ये 1 और ये 2 ये नॉट पॉसिबल है। समझ लगी ना बात की? तो ये 1 1 नहीं होगा। ओके ठीक है ना, इसीलिए साइड पे लिखा हुआ है कि 1 नॉट इक्वल टू 2, ठीक है ना, बट करके ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसका जो सम होगा वो 1 1 नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? याद रखिएगा। ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, इसमें सम भी आएगा, डिफरेंस और डिवीजन भी आएगी, जिसे हम कोशेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है अभी स्टार्ट होने वाला है ना, तो ये टॉपिक मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव तो 2-3 ऑब्जेक्टिव तो पक्की होती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको करवाऊंगा सम वाला, डिफरेंस वाला आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, देखो ज़रा, सम ऑफ फंक्शंस f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू, दोनों के साथ x लगा के आपने अलग अलग कर देना है। ठीक है, देन इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 है, तो देन फाइंड आपने इसका सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। तो आपने क्या करना है, देखो f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू, आपने इंप्लीमेंट करवा देना है इस थ्योरम का। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज करोगे, f ऑफ x की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दोगे और g ऑफ x की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दोगे, तो फाइनल आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। 1 को 2 के साथ प्लस कर दिया और ये और एज इट इज आ गए। अब डिफरेंस ऑफ फंक्शन वो आपने खुद करना है। ठीक है, तो वो खुद कर सकते हैं आप। अब बाद में करवाता हूँ मैं, कंपोजिशन भी थोड़ी सी हम कर लेंगे रिवीजन के तौर पे, और क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, तो ज़रा अच्छे से करिएगा, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला, तो क्लियर है ना, ध्यान से करिएगा। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर आपके पास एक फंक्शन 1 to 1 है तो उसे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी 1 to 1 रहता है। अगर ऑन टू है तो उसे सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वो ऑन टू ही रहता है। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम कि 2 पार्ट्स हैं आपके पास, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और सी नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, पहले पार्ट को प्रूव करते हैं। सपोज दैट f इज 1 to 1, तो देन क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि ये चीज़ जो ये कंडीशन है ये भी 1 to 1 होती है। अभी हमने पढ़ा कि कांस्टेंट स्टार्ट पे चला जाता है और ये x जो है ना इसके साथ f के साथ आ जाएगा, f ऑफ x1, इधर से भी f ऑफ x2 हो जाएगा, और जबकि c नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब c को c के साथ कैंसिल कर देंगे, आपके पास आएगा f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो अगर ये इक्वल आ गए तो इसका इमेज भी सेम होगा, तो देन हम कह सकते हैं सो CF इज़ 1 to 1। अभी हमारा जो आगे वाला केस होगा वो होगा आपके पास f इज़ ऑन टू, उसने खुद गिवन दिया होगा, और c के साथ मल्टीप्लाई करके भी ऑन टू प्रूव करना होगा आपने। होता है कि नहीं होता ये आपने बताना होगा। यू अंडरस्टैंड? बार बार एक ही चीज़ रिपीट की जाती है, वो ये कि हमें दुआ में याद रखें, हमारी तंदुरुस्ती के लिए, हमारी माँ बाप की तंदुरुस्ती के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। दुआ में ज़्यादा याद रखना। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसे। अभी हम शो करेंगे कि f जो है ना c के साथ मल्टीप्लाई हो गए फिर भी ऑन टू ही रहता है, ये हमने शो करना है। सबसे पहले हम ऑन टू को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपके पास 2 सेट हैं, 2 सेट्स हैं आपके x और y, और उससे इमेज करवा रहे हो आप x से y की तरफ, और फंक्शन है आपका जो डिफाइन हो रहा है वो है f, ये a b c 1 2 3 सबके वादा इमेज बनेंगे। ठीक है ना, सबके वादा इमेज बनेंगे। इट मीन के आपके पास f ऑफ a जो होगा वो होगा 2, f ऑफ b जो होगा वो होगा 1, और f ऑफ c जो होगा वो होगा 3। तो इसे हम इकट्ठा कंबाइन करके बना लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो होती है ऑन टू के लिए। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, f ऑफ x इक्वल टू y। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ज़रा, c डॉट f ऑफ x इक्वल टू y, इस तरह की कंडीशन लेनी है ये वाली, और हमने क्या करना है, c को तो जाके डिवाइड करवा देना है, और y ओवर c जो है ना वो रियल नंबर से, c और y जो है ना वो रियल नंबर से थे, इनकी डिवीजन भी रियल नंबर से आएगी। तो हम कहेंगे सिंस y ओवर c बिलोंग टू r विद c नॉट इक्वल टू 0 पुट y डैश इज इक्वल टू y ओवर c। एक नया वेरिएबल बना देंगे यहाँ पे y डैश, तो देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे इस जगह पे, यहाँ पे। ठीक है ना, पुट इन 1। ठीक है, तो सो हम कह सकते हैं कि CF इज़ ऑन टू।
ओके विद एग्जांपल्स, ये वाली, ठीक है। नोट्सों के ऊपर जब मैं रफ चीज़ साइड पे करवाता हूँ वो लिख लिया करो, बड़ी कारआमद होती है। ओके, रट्टा नहीं लगाना जी। अब आपके पास एक फंक्शन उसने दिया है जो कि एडिटिव आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक है। फंक्शन के आपके पास ओ एक्स मैपिंग उसके एक्स से आर की तरफ बाय ओ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू 0, ये उसने डिफाइन किया हुआ है खुद। तो प्रूफ डैट करना आपने कि एफ में अगर इसी आइडेंटिटी को प्लस कर दिया जाए, एफ के ऊपर कभी भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो आइडेंटिटी है उसका ही आंसर आ जाता है, वही आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है ना। तो चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 एफ प्लस ओ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू अलग अलग करके लिख देंगे बाय डेफिनेशन, और ये एज इट इज़ वैसे आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है बाय डिफाइन 0 के, तो ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये प्रूव हो गया, हैंस दोनों ये क्या कर देंगे, हम कह देंगे ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, इस रिजल्ट के हिसाब से। इसी तरह प्लस की जगह में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 0 लगाओगे, ये 0 हो जाएगा और ये भी प्रूव हो जाएगा। ओके, समझ की बात की। लें जी, आपका टॉपिक यहाँ तक फंक्शन की कंपोजिशन का वो तो क्लियर हो गया, ऑन टू वन टू जो भी सब्जेक्टिव थे सारे। अभी एक नई एप्लीकेशन आएगी, नई डेफिनेशन आएगी, वो हम देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट उसका करते हैं और किस तरह से हम समझेंगे, गो थ्रू करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। अब आपके पास एक डेफिनेशन है, ये अच्छे से कर लेंगे, आगे जो थ्योरम और एग्जांपल्स हैं वो हमें अच्छे से समझ लग जाएंगी। देखें ज़रा, सबसे पहले एक स्पेस है एस, उसके अंदर से एक सबसेट लिया है, ठीक है। तो उस सबसेट का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ ए। एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो कि वो ए का एक फंक्शन होगा। एक स्पेस ऐसा है, उसके अंदर से सेट ए लिया है, उसका एक फंक्शन मरबूत करना है, क्रिएट करना है आपने, उसका नाम होगा कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ ए, डिनोटेड बाय, ठीक है, ऐसे डिनोट करना आपने, याद रखिएगा। इज द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एस टू द सेट 0,1 डिफाइंड एज। सबसे पहले क्लियर मैं कर देता हूं कि पेपर में बहुत बार उसने पूछा हुआ है कि आपके पास किसी भी सेट का कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन जो होता है वो मैप किसके ऊपर करता है, वो मैप करता है हमेशा 0 और 1 के ऊपर, 0 और 1 के ऊपर, ये याद रखिएगा जी। कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, जब ये x बिलोंग करेगा a को, देन आपके पास आंसर आएगा 1, तब आपने आंसर लेना करना है 1। जब ये बिलोंग नहीं करेगा a को तो देन आपने आंसर लेना है 0। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको कंसेप्चुअल बनाते हैं, ठीक है। तो रट्टे से आपने दूर रहना है, याद रखिएगा। दोबारा फिर एक स्पेस है, उसके अंदर से सबसेट है ए, उसका फंक्शन बनाया जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, ठीक है। तो x बिलोंग करेगा अगर a को तो 1 आएगा, अगर नहीं बिलोंग करेगा तो 0 आएगा। यू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा जी। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या थी आपके पास, काई ऑफ ए की डेफिनेशन ये थी कि अगर आपका कोई भी एलिमेंट बिलोंग करता है अपने सेट को, तो देन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम 1 कंसिडर करेंगे, 1 को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि अगर एक एलिमेंट कर रहा है अपने सेट को बिलोंग, तो आप क्या करोगे, आप देन ये करोगे कि बाय डेफिनेशन ऑफ काई स्केयर या काई, आप क्या करोगे कि यहाँ पे 1 कंसिडर करोगे, 1 लोगे, टेक 1, ठीक है। और इसी तरह अगर नहीं बिलोंग करता तो 0 लोगे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है बाय डेफिनेशन ऑफ काई ऑफ ए ऑफ एक्स, ठीक है। तो देन क्या करना है, सिंपल ये रिजल्ट्स हैं वो ज़रा याद करने हैं, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ जो है ना वो पेपर में कभी भी नहीं पूछे जा चुके और करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना, समझने की बात की। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक प्रोबेबिलिटी का लॉ था छोटा सा, STA 301 लेक्चर नंबर 17, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। समझ लगी ना बात की। तो बस प्रोबेबिलिटी की जगह पे क्या आ गया, काई आ गया, काई ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू काई ऑफ A इंटरसेक्शन की जगह पे देखो मल्टीप्लाई आ जाता है, क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, ओके। इसी तरह ही आपने ये भी पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसी में STA 301 लेक्चर नंबर 17 में, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ओके। तो ये क्या बन गया, ये वाला आ गया, ठीक है।
देखो काई ऑफ ए प्लस काई ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी, ठीक है। तो काई ऑफ ए काई ऑफ बी। अब इसी तरह एक और रूल था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, आपके नोट्सों पे नहीं लिखा होगा, समझ लगी ना। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपने गो शुरू करने हैं, याद रखने हैं, पेपर में वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, यू अंडरस्टैंड। समझ लगी बात की? तो ज़रा अच्छे से करिएगा, ध्यान से करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी बड़ी अच्छी वीडियो लेके आते हैं और माजरत के साथ बड़ी स्लो स्पीड है हमारी, इंशाल्लाह स्पीड भी तेज़ कर लेंगे हम जी। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखने वाली बात यह है कि अगर एफ इज़ रिफ्लेक्सिव है, देन देखें कोई भी सेट रिफ्लेक्सिव है तो उसका जो इमेज है ना वो उसमें होना चाहिए। जैसे ए बिलोंग टू आपके पास गिवन सेट है, कोई भी आपके पास रिलेशन है उसके अंदर होना चाहिए। जैसे देखें अगर ए बिलोंग टू आ जाए आपके पास ए, तो देन ए ऑर्डर पेयर जो है ना वो आपको बिलोंग करना चाहिए आपका आर में, ठीक है, रिलेशन के अंदर, बाइनरी रिलेशन के अंदर। अब यहाँ पे क्या करना है, अच्छा उर्दू में सनाई रबत कहते हैं इसे, बाइनरी रिलेशन को सनाई रबत कहते हैं, यू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा। अच्छा जी, इतना ज़्यादा हमने इसके बारे में पढ़ा है, अभी तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी बता दूँगा, आपको समझ लग जानी चाहिए। देखें मैं डायरेक्ट बताने लगा हूँ कि एफ इज़ रिफ्लेक्सिव, देन ए बिलोंग टू ए, देन ए रिलेटेड ये रिलेट हो रहा है एफ के साथ, ए रिलेटेड टू एफ ए, ठीक है। हमने पढ़ा था ए रिलेटेड टू ए, तो अब आर की जगह पे एफ आ गया सेट, बस बाइनरी रिलेशन जो दिया गया ना सनाई रब्बत वो एफ दिया गया। अब इसी तरह ही जी इज सिमेट्रिक, तो ये देखो ज़रा यहाँ पे हमने पढ़ा था आर, यहाँ पे भी आ गया आर। अब सिमेट्रिक का क्या मतलब है? सिमेट्रिक का मतलब है 1 इज इक्वल टू 2 या 2 इज इक्वल टू 1। बड़ा डिटेल के साथ मैंने करवाया ये काम, बड़ा डिटेल के साथ, यहाँ पे मुझे अब डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यू अंडरस्टैंड ना। तो ए कॉमा बी या बी कॉमा ए, तो दोनों आपके ऑर्डर पेयर जो है ना वो रिलेशन में होने चाहिए, तो देन आप कह सकते हो ये आपके पास सिमेट्रिक है। इसी तरह ट्रांजिटिव की बात है, तो यहाँ मैंने बड़ी कंसेप्चुअल और बड़ी सिंपल सी आपको एग्जांपल दी थी। वो कौन सी थी? सिंपल सी एग्जांपल ये थी कि अगर 1 और 2 और 3 हैं तो 1 को 2 के साथ जोड़ो, 2 को 3 के साथ जोड़ो, ठीक है, और 1 को 3 के साथ जोड़ो, तो आपके पास 3 ऑर्डर पेयर्स जो है ना वो रिलेशन के अंदर होने चाहिए। पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, पहले को थर्ड के साथ। तो तीनों अगर आपके रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर्स होते हैं तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो सेट है वो ट्रांजिटिव है। तो ए चीज़ ट्रांजिटिव कैसे? देखो ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, अब ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, आ गया, सिंपल कंसेप्चुअल, याद रखिएगा। फाइनाइट सेट, महदूद सेट, लिमिटेड सेट, जिनको काउंट किया जाता है उन्हें फाइनाइट कहते हैं, यू अंडरस्टैंड, समझ की बात की। ऐसे सेट जिन्हें आप काउंट कर सको, फॉर एग्जांपल यही देख लो, काउंट तो किया जा सकता है ना, 1 2 3 4 5, यू अंडरस्टैंड। ऐसे सेट जिन्हें काउंट किया जा सकता है, लिमिटेड होते हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या होते हैं? फाइनाइट सेट, याद रखिएगा। अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा डेफिनेशन जब भी पूछे, जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, सच आ सेट, ठीक है ना, कंसिस्ट लिमिटेड एलिमेंट्स। तो आप क्या करोगे, इसे आप कह सकते हो कि इसमें लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, इस वजह से इसे फाइनाइट कहते हैं, ओके। और इसमें 1 to 1 और 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस आती है, मैपिंग अप्लाई होती है, और ये खाली सेट भी हो सकता है, एम्प्टी सेट भी हो सकता है, यू अंडरस्टैंड ना। लिमिटेड भी हो सकता है, ठीक है ना, ये मैंने पहले बता दिया। इनफाइनाइट सेट 1 to 1 आएगी लेकिन नॉन एम्प्टी होगा, ये यू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा, क्लियर है। उसके बाद है कार्डिनैलिटी होता है तादाद, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है, ये होती है कार्डिनैलिटी, तादाद, ओके। अब देखो ये वोवल है मेरे पास, अच्छा पेपर में ज़्यादातर वो उसने क्वेश्चन जो पूछा होता है ना वोवल का और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कार्डिनैलिटी पूछी होती है, तो तादाद होती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जो तादाद है ना उसकी उनकी कार्डिनैलिटी है। इसी तरह अलिफ बे जीम दाल की भी एक कार्डिनैलिटी है, यू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा। तो देखो ज़रा ये मेरे पास सेट है, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? 1 2 3 4 5 कार्डिनैलिटी को ऐसे भी शो कर सकते हो, एन ऑफ ए मोड लगा के भी और हैश डाल के भी आप कार्डिनैलिटी को शो कर सकते हो, यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। आई रिपीट इट, ठीक है,
कैडरनैलिटी तादाद को बोलते हैं, और ये पेपर में लाजमी पूछेगा आपसे। जी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट पहले आप क्लियर कर लें कि काउंटेबल सेट ऐसा सेट होता है जिसकी कैडरनैलिटी जो है ना वो आप काउंट कर सको। समझ लगी बात की? जिसकी कैडरनैलिटी क्या कर सको, काउंट कर सको और इजी से समझ सको कि यार इसकी तादाद कितनी है। यहाँ उसने खुद मेंशन किया होगा कि इसकी कैडरनैलिटी जो है इस सेट के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है, फॉर्मल डेफिनेशन है, इसमें उसने बताया कि आपके पास काउंटेबल सेट वो होगा जिसकी कैडरनैलिटी इस तरह बिहेव करेगी जैसे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर करेगा। समझ लगी ना बात की? और वो इनफाइनाइट होगा। ओके, याद रखिएगा, ये आपकी डेफिनेशन है कि आपके पास एक जी सेट है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है और इनफाइनाइट है। तो जिस तरह ये बिहेव करेगा, जिस तरह इनकी तादाद आप फाइंड आउट करोगे, इस तरह ही आप किसी भी सेट को अगर काउंटेबल चेक करना चाहते हो तो इस तरह आपके जी के जो एलिमेंट हैं वो उस सेट के अंदर बिलोंग करने चाहिए, होने चाहिए, एग्जिस्ट होने चाहिए उसके अंदर। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी ना बात की? अब देखो करना क्या है, आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, वो मैं वैसे ही आप गो थ्रू कर देता हूँ क्योंकि वो मोस्टली पेपर में बस पूछता ही है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई सेट होगा, अगर सेट काउंटेबल नहीं होगा तो वो होगा अनकाउंटेबल। ठीक है ना? ये उसके पेज नंबर आपके 142 पे लिखा हुआ है जी। सेट जी को, द सेट जी ऑफ ऑल इंटीजर्स इज़ काउंटेबल, तो काउंटेबल है, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये अपना याद रखिएगा, पेपर में पूछे जा चुके हैं ये वाले कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। उसके बाद है 2z, तो ये भी काउंटेबल है। ठीक हो गया? तो आपने याद रखना है 2z और z काउंटेबल है क्योंकि z प्लस के अंदर से आई हैं ये सारी। उसके बाद है आपके पास इमेज ऑफ अ सेट, ये मैंने बड़ा अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, अच्छे से कर लीजिएगा। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी ना बात की? कुछ रिजल्ट्स हैं मेरे पास, देखें ज़रा। सबसे पहले करना क्या है, एक फंक्शन है जो कि मैप हो रहा है एक्स से वाई की तरफ, मतलब कि इस तरह मैपिंग है उसकी, ये x है और ये y और मैपिंग हो रही है आपकी f। ठीक है ना? देखो करना क्या, सिंपल, a सबसेट है b का, तो देन फंक्शन अप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आ जाएगा। अगर यूनियन में करोगे दोनों का यूनियन अलग अलग हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन में करोगे तो याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, तो वो उसका टोटल ओवरऑल फंक्शन जो a इंटरसेक्शन b का वो सबसेट हो जाएगा अलग अलग करके। इसी तरह माइनस करोगे तो माइनस वाला जो है ना वो सुपर सेट हो जाएगा और बाकी अलग अलग करके वो सबसेट हो जाएंगे। इसी तरह ही आप सी और डी के ऊपर इंप्लीमेंट होते जाएंगे। ठीक है ना? ये रिजल्ट्स आपने खुद देख लेने हैं। यू अंडरस्टैंड? अब अगर हम आगे बात करें लेक्चर नंबर 19 की, सीक्वेंट एंड सीरीज़, इंशाल्लाह नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट। ज़िंदगी रहे, दुआ कीजिएगा। रमज़ान चल रहा है, रोज़ा रख के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि मुझे ज़्यादा पजीर आई, जो तरक्की मिली है ना, इज़्ज़त मिली है, वो रमज़ान में ही मेहनत करके मिली थी। STA 301 को मैंने कंप्लीट किया था, तो आप लोगों ने मुझे बड़ा ज़्यादा जो है ना सपोर्ट किया था। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 19 में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने माशरे में अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सदका कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहिए, प्यार बांटें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, उस्ताज़ा की इज़्ज़त करें, हमारी इज़्ज़त करें। ठीक है? और तब तक के लिए आपका मेरा अल्लाह ताला निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।